brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K toothpaste for sensitive teeth. যে দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে, আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম। ওনারা এখানে এসেছেন, আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। अभी आप बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि मुल्क में नई अंतरिम सरकार बनाई जा रही है। इसमें आवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों को शामिल किया जाने वाला है। इस ऐलान का मतलब था कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने देश भी छोड़ दिया। उनका प्लेन गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में थोड़ी देर रुकने के बाद वो लंदन के लिए निकल सकती हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ? फौज ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि इसमें सभी पार्टियों को शामिल किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों से अब घर वापस लौटने की अपील की गई है, मगर अभी हालात काबू में नहीं आए हैं। उपद्रवी भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास गोनो भवन पर कब्जा कर लिया है, गण भवन। वहाँ लूटपाट हो रही है। आवामी लीग के दफ्तर और नेताओं के घरों को जलाया जा रहा है। पूरे बांग्लादेश में अराजकता पसरी हुई है और इस हलचल के बीच भारत सरकार भी सतर्क है। बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बेसब्री से अगले चैप्टर का इंतजार हो रहा है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की कहानी क्या थी, शेख हसीना का अब क्या होगा और ये भारत के लिए चिंता की बात क्यों है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा से लगा हुआ है। सिर्फ 2 मुल्कों से उसकी जमीनी सीमा लगती है, हिंदुस्तान और म्यांमार। भारत के 5 राज्यों का बॉर्डर बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? असम है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भी बांग्लादेश बॉर्डर पर ही है। आबादी लगभग 17 करोड़ है इस मुल्क की। 90% से अधिक लोग इस्लाम को मानते हैं, 8% हिंदू हैं। इस्लाम राजकीय धर्म भी है। हालांकि संविधान ने सभी धर्मों को बराबरी का हक देने की बात कही है। बांग्लादेश की स्थापना दिसंबर 1971 में हुई, पाकिस्तान से अलग होकर। पहले जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया और बांग्लादेश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा मदद हिंदुस्तान ने की। मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देने से लेकर पाकिस्तान की फ़ौज से कन्वेंशनल वार लड़ने तक भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा उसके जन्म से। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी और 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। 16 दिसंबर 1971 को उसकी फ़ौज ने ढाका में सरेंडर कर दिया। तब जाकर बांग्लादेश की स्थापना का रास्ता साफ हुआ। भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश की आज़ादी को मान्यता भी दी थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, बंगबंधु। मुल्क की स्थापना के 4 बरस बाद ही लेकिन उनका कत्ल हो गया। 15 अगस्त 1975 की सुबह उनके परिवार के 17 लोगों को फौज ने मार डाला। बस उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना बच गईं। नरसंहार के वक्त ये दोनों विदेश में थी, इसलिए बच पाईं और फिर उन्हें हिंदुस्तान में शरण मिली। 1981 में उनका बांग्लादेश जाने का रास्ता साफ हो पाया और तब शेख हसीना ने आवामी लीग की कमान संभाली। 1996 में पहली बार पार्टी को जीत दिलाई, फिर प्रधानमंत्री बनी। पहला कार्यकाल 2001 तक चला। 2009 में दूसरी बार कुर्सी पर आई और उसके बाद उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। जनवरी 2024 में वो लगातार चौथा चुनाव जीती, जो कि लगभग एक तरफा रिजल्ट था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव का बॉयकॉट किया था। लेजिटिमेसी के सवाल उठ गए। इसके बाद अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने चुनाव को दिखावा भी बता दिया था। शेख हसीना सरकार की आलोचना तब बहुत की गई थी। हालांकि भारत और चीन ने जीत पर उन्हें बधाई दी थी। जो बांग्लादेश के 2 बड़े नेबर्स हैं, उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। इस चुनाव के बाद से शेख हसीना के खिलाफ माहौल बनने लगा था। वैसे हिंसक प्रदर्शनों की एक पूरी श्रृंखला चली और इसमें सबसे आगे जमाते इस्लामी JI थी। अप्रैल 2024 में बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया गया। इंडिया आउट कैंपेन में बार बार शेख हसीना की भारत का पिट्ठू बताकर आलोचना की गई, मगर हसीना सरकार इनसे किसी तरह पार पाती रही। फिर आया जून का महीना। 5 जून को बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने एक दिलचस्प फैसला सुनाया
जिस कोटा सिस्टम को सरकार ने 2018 में हटा दिया था, हाई कोर्ट ने उसे बहाल कर दिया, जिसके खिलाफ यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन शुरू हुए। क्यों हो रहा था विरोध? कोटा सिस्टम के तहत सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित थी। सबसे ज़्यादा 30% सीट्स वॉर वेटरन्स के वंशजों के लिए थी। वॉर वेटरन्स यानी वो जो 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े। 100 में से 30 सीटें उनके बच्चों के लिए रिजर्व। वॉर वेटरन्स के बाद महिलाओं और अल्प विकसित क्षेत्रों से आने वाले लोगों का नंबर था। दोनों के लिए 10-10% सीटें आरक्षित थीं और तीसरे नंबर पर मूल निवासी थे, उनके लिए 5% सीटें आरक्षित थीं। 1% सीटें विकलांग लोगों के लिए। अब इस पूरे गणित का मतलब हुआ कि जनरल कैंडिडेट सिर्फ 44% सीटों पर compete कर सकते थे। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी प्राइवेट जॉब्स की तुलना में स्थायी और ज़्यादा सम्मानजनक होती हैं। जैसे जैसे बेरोजगारी का ग्राफ ऊपर गया, नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी अंतिम विकल्प बनकर उभरने लगी। इसलिए कोटा सिस्टम के विरोध में हर धड़े के लोग शामिल होते गए। उनकी मुख्य मांग थी कि इसमें सुधार किया जाए और वॉर वेटरन्स को मिलने वाला रिजर्वेशन अब हटा लिया जाए। अब शुरुआती कुछ हफ्तों तक ये सब नारेबाजी और रैलियों तक सीमित रहा, मगर 14 जुलाई को कहानी बदलने लगी। शेख हसीना ने एक रैली में कह दिया कि मेरा कोटा सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर वॉर वेटरन्स को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। बांग्लादेश पर रजाकार का इस्तेमाल देशद्रोही के संदर्भ में होता रहा, क्योंकि 1971 के युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। इस बयान ने छात्रों को बहुत गुस्सा दिलाया। उन्होंने एक नया नारा ही चला दिया कि चिएचेलम अधिकार होए गेलम रजाकार, यानी हमने अपना अधिकार मांगा और आपने हमें रजाकार बना दिया। 15 जुलाई को आवामी लीग के नेताओं ने आग में और घी डाल दिया और कहा कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमारी छात्र लीग यानी कि BCL ही काफ़ी है। BCL आवामी लीग का छात्र संगठन है। 15 जुलाई को ही BCL के अध्यक्ष ने प्रदर्शनकारियों से बदला लेने की चेतावनी जारी की। उसी दोपहर 3 बजे ढाका यूनिवर्सिटी में हिंसा हुई। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक BCL के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की। ढाका यूनिवर्सिटी के बाद कई और कॉलेज हिंसा की जद में आए और फिर ये फैलता चला गया। सरकार को गलियों में फौज उतारनी पड़ी, स्कूल कॉलेजों में ताला लगाना पड़ा। एक तरफ सरकार शांति की अपील करती रही, दूसरी तरफ पुलिस और आवामी लीग के कार्यकर्ता प्रदर्शनकारियों पर हमला करते रहे। इस हिंसा में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है अब तक। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 21 जुलाई को फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने 56% आरक्षण को घटाकर 7% करने का हुक्म दिया। 5% वॉर वेटरन्स की फैमिली के लिए, 1% ट्राइबल कम्युनिटी और 1% विकलांगों और थर्ड जेंडर के लिए रखा गया। 22 जुलाई को सरकार ने सर्कुलर भी जारी कर दिया इस बाबत। इसके बाद हिंसा कम हुई, मगर प्रदर्शनकारी गुट पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि जब तक संसद कानून नहीं बना लेती हमारा विरोध चलता रहेगा। जैसे ही प्रदर्शनकारी सड़कों से हटे, वैसे ही पुलिस ने धरपकड़ अभियान शुरू किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा। 29 जुलाई को सरकार ने जमात शिविर को बैन कर दिया। ये जमात इस्लामी का छात्र संगठन है। जमात शिविर, इसको सरकार की दमनकारी नीति के तौर पर देखा गया कि आप डिसेंट को क्वेल करना चाहते हैं। 31 जुलाई को स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन SD ने फिर से प्रोटेस्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया। SD प्रदर्शनकारी छात्रों के एक नए गुट का नाम है। उन्होंने तय किया, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आप कह लीजिए, इन्होंने तय किया कि जब तक सभी प्रदर्शनकारी सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। फिर 3 अगस्त को प्रोटेस्ट का नया फेज शुरू हुआ। इस बार प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें बदल दी। वो प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी कैबिनेट का इस्तीफा मांगने लगे। कहा कि शेख हसीना को अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन SD के कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम को आप सुन लीजिए। আমরা এক দফার যে সরকার এবং ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার বিরোধ ঘোষণা করছি। এর জন্য ছাত্র নাগরিকের অভ্যুত্থানে আহ্বান করছি। তাকে পদক থেকে করতে হবে, বিচারের আওতায় আনতে হবে এবং শুধু শেখ হাসিনা নয়, পুরো মন্ত্রী পরিষদ, সরকার সবাইকে পদত্যাগ করতে হবে। नाहिद इस्लाम ने चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार को जाना होगा। इसी मकसद से छात्र गुटों और विपक्षी पार्टियों ने 4 अगस्त को सड़कों पर उतरने का फैसला किया। दावा था कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहेगा इनका, मगर ऐसी हिंसा भड़की कि पूरा मुल्क ठप हो गया। फिर से फौज उतारनी पड़ी। आप वो नज़ारे भी देखिए। पहले दिन की हिंसा में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें कई पुलिस वाले भी थे। सिर्फ एक थाने में
13 पुलिस वालों को लिंच कर दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। प्रदर्शनकारी आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को खोज खोज कर मार रहे थे। हिंसा में आवामी लीग के कार्यकर्ता भी कम नहीं थे। उन्होंने विपक्षी गुटों को निशाना बनाया, जिसके चलते हालात बद से बदतर होते चले गए। 4 अगस्त की रात भारत सरकार ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश से बाहर आ जाने की सलाह दे दी। जो भारतीय बांग्लादेश में हैं उन्हें सतर्क रहने को कहा गया। आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी नंबर जारी कर दिए गए, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत ने पिछले 15 दिनों के अंदर दूसरी बार ऐसी एडवाइजरी जारी की है। पिछली बार जुलाई में की थी, तब सरकार ने लगभग 1000 लोगों को बाहर निकाला था। उसमें भारत, भूटान, नेपाल और मालदीव के नागरिक थे। अब ये जान लेते हैं कि 5 अगस्त को क्या क्या हुआ। सुबह में प्रदर्शनकारियों ने ढाका मार्च निकालने का प्लान बनाया। वो प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास गौनो भवन की तरफ बढ़ने लगे। दोपहर के 2 बजे प्रदर्शनकारी गौनो भवन के करीब पहुंच गए और पूरे रास्ते किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। फौज ने बयान दिया कि हम हमेशा जनता के साथ हैं। तभी शेख हसीना के इस्तीफे की सुगबुगाहट तेज होने लगी। 3 बजे सूत्रों के हवाले से खबर आ गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अपनी बहन और भतीजे के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर वो ढाका से निकल चुकी हैं। इसके तुरंत बाद आर्मी चीफ जनरल वकार-उज़-ज़मान ने देश को संबोधित किया। उनका संबोधन दोपहर 2 बजे से टल रहा था। चर्चा है कि वो शेख हसीना के निकलने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए ये थ्योरी भी चल रही है कि फौज ने जानबूझकर प्रोटेस्ट को बढ़ने दिया। खैर, आर्मी चीफ क्या बोले ये बता देते हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांत रहने की अपील की। कहा कि अपनी सारी मांगे आपकी हमने सुन ली हैं, मान ली जाएंगी। देश नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। सभी हत्याओं और अपराधों का न्याय होगा। हम आज रात तक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। যে দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে, আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম। ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, অর্থ সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, জানের লোকজন মারা যাচ্ছে। তো এগুলো থেকে আপনারা বিরত হন এবং আমাদের সাহায্য করেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, সমস্ত হত্যা, সমস্ত অন্যায়ের বিচার আমরা করব। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। आर्मी चीफ जनरल जमान की कहानी क्या है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये एक अचानक की फिगर की तरह उभरे हैं। 1966 में इनकी पैदाइश हुई है। नेशनल यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज़ की इन्होंने पढ़ाई की है। लंदन के किंग्स कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली है और शादी शाहनाज कमालिका जमान से इनकी हुई है। शाहनाज बांग्लादेश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मुस्तफिजुर रहमान की बेटी हैं। रहमान 1997 से साल 2000 तक पद पर रहे। उस वक्त भी शेख हसीना ही प्रधानमंत्री हुआ करती थी। जनरल वकार को जून 2024 में सेना की कमान मिली। उससे पहले वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पद पर थे। हसीना सरकार में और भी कई अहम पदों पर ये काम कर चुके हैं। अब आते हैं लाख के सवाल पे कि आगे क्या होगा। फौज ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा तो की है। कहा है कि इसमें सभी पार्टियों को शामिल किया जाएगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि असली ताकत किसके पास रहेगी। क्या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलेगी? आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की बात कही है। वो भी सरकार में अपनी भागीदारी चाहते हैं। भारत क्या कर रहा है? विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया है। आधिकारिक बयान का अभी भी इंतजार है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिंडन एयरबेस पर जाकर शेख हसीना से मुलाकात की है। उनके बीच क्या बातचीत हुई, इसे लेकर अभी कोई जानकारी जाहिर नहीं हुई है। ये जानकारी ज़रूर आई है कि शेख हसीना जहां पर हैं उसे एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो उसने सिक्योर कर लिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी कोलकाता पहुंच गए हैं। वो सीनियर अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा कर रहे हैं। नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है अगले आदेश तक। एयर इंडिया ने बांग्लादेश जाने और वहां से आने वाली सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, इसलिए सीमाई इलाकों में हलचल अब तेज है। ये भी कहा जा रहा है कि हालात अगर और ख़राब होते हैं तो शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है। हमने इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर कैप्टन आलोक बंसल से पूछा कि शेख हसीना का तख्ता पलट भारत के लिए कितनी बड़ी घटना है और भारत पर क्या असर दिख सकता है। देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है भारत के लिए। शेख हसीना भारत की एक अभिन्न मित्र थी, अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह, और उनके अंदर
बांग्लादेश ने काफी प्रगति की। बांग्लादेश की आर्थिक और सामाजिक जो नीतियां थी उसमें बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा प्रगति की और उसके लिए शेख हसीना उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। और भारत और बांग्लादेश के संबंध 1975 के बाद कभी भी इतने मधुर नहीं रहे। जनवरी 2024 के चुनाव के बाद से हसीना सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। मई में हसीना ने पब्लिकली कहा कि एक फॉरेन कंट्री उनकी सरकार गिराना चाहती है। अभी जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है, ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले से इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। सब कुछ एक तयशुदा तरीके से हुआ। क्या फौज शेख हसीना को नापसंद करती थी या कोई विदेशी तत्व था जिसने प्रोटेस्ट को बढ़ावा दिया? अब इस पर एक्सपर्ट की राय सुनिए। देखिए, फौज शेख हसीना को नापसंद नहीं करती थी। विदेशी ताकतें कई थी जो शेख हसीना को हटाना चाहती थी। पश्चिमी देश शेख हसीना से कभी खुश नहीं थे। पाकिस्तान और जो एंटी लिबरेशन मूवमेंट है वो शेख हसीना से खुश नहीं थे। और दुर्भाग्य से क्या है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग में कई ऐसे तत्व घुस गए थे जो राष्ट्र विरोधी थे, लेकिन शेख हसीना उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई और ऐसे तत्वों से घिर गई जिन्होंने उनको गलत सलाह दी। अन्यथा ये सिचुएशन जो थी कुछ दिनों पहले तक आसानी से रिजॉल्व की जा सकती। बांग्लादेश का फ्यूचर क्या दिखता है? इस तख्तापलट का सबसे बड़ा फायदा किसको होने वाला है? अभी जानिए। देखिए, अभी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी सेना एक अंतरिम शासन की स्थापना करने की कोशिश कर रही है। अगर सेना सफल हो जाती है तो मेरे ख्याल से एक स्थिरता आ जाएगी, पर अभी इस वक्त जैसा दिख रहा है वो एक मोबोक्रेसी दिख रही है और इसमें ये अस्थिरता का वातावरण अगर ज्यादा फैला तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश के अंदर जो दंगे हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शेख हसीना को भारत में शरण नहीं दी जाएगी स्थायी रूप से। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि वो लंदन चली जाएं। भारत उन्हें शरण देने से क्यों बच रहा है? मेरे हिसाब से भारत को बिल्कुल नहीं बचना चाहिए क्योंकि ये भारत की नैतिक जिम्मेदारी है। शेख हसीना को हमने पहले भी असाइलम दिया है और अगर देना पड़ता है तो देना चाहिए। इसे बांग्लादेश की वर्तमान सरकार या भविष्य में आने वाली हुकूमतों के खिलाफ नहीं समझा जाना चाहिए। भारत ने पहले भी बर्मा के राष्ट्रपति यूनू को वो दिया है, कई और राष्ट्रों के, अफगानिस्तान के नेताओं को दिया है, नेपाल के नेताओं को, कई राष्ट्रों के नेताओं को हम शरण देते आए हैं। और एक जनतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते और एक क्षेत्रीय शक्ति होने के नाते ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ऐसे नेताओं को एक सेफ शरणगाह प्रोवाइड करें। बांग्लादेश का चैप्टर यहीं पर रोकते हैं। इससे जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स वैसे आपको एलन टॉप पर मिलते रहेंगे। फिलहाल हम इजराइल ईरान विवाद की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने इजराइल पर हमले की संभावित तारीख बता दी है। इजरायली अखबार वल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और हिजबुल्लाह 5 अगस्त को हमला कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G7 देशों को यह जानकारी दी है। G7 कौन? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और यूरोपियन यूनियन। ब्लिंकन ने उन्हें कहा कि वो इजराइल, ईरान और हिजबुल्लाह पर दबाव बनाए ताकि रीजनल वॉर को टाला जा सके। ईरान के हमले की आशंका क्यों? 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के सरगना इस्माइल हनीए की हत्या हो गई। वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। ये ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन माना गया। ईरान और हमास ने हत्या का इल्ज़ाम इजराइल पर लगाया है, मगर इजराइल ने ना तो स्वीकार किया और ना ही खंडन भी किया। हालांकि उसने एक जिम्मेदारी ज़रूर ली। 29 जुलाई को उसने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फुआद शुक्र को बेरूत में घर समेत उड़ा दिया। बेरूत लेबनान की राजधानी है। हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है और उसकी एक और पहचान है कि वो ईरान का प्रॉक्सी भी है। ईरान उसी के जरिए इजराइल पर हमले कराता है। हनीए और शुक्र की हत्या के बाद दोनों सेम पेज पर आ चुके थे। हिजबुल्लाह को अपने कमांडर का बदला लेना है, जबकि ईरान को अपनी संप्रभुता के उल्लंघन का। दोनों ने बाकायदा चेतावनी भी इशू की। अब उनके जवाब का इंतजार हो रहा है। इजराइल और अमेरिका तैयारी कर रहे हैं, मगर वो दायरे को लेकर निश्चित नहीं है। पिछली दफ़ा ईरान ने अप्रैल में मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया था। तब उसने बैकडोर से समय और तारीख बता दी थी ताकि इजराइल और उसके सहयोगी रोक सकें या बचाव कर सकें। ईरान का हमला रोकने में ब्रिटेन, फ्रांस, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने मदद की थी। उन्होंने मिलकर 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया था। इसीलिए कहा गया कि कोई जानकारी पहले से रही होगी। ईरान का भी यही इरादा था। दरअसल वो ये मैसेज देना चाहता था कि हमारे हथियार इजराइल तक पहुंच सकते हैं, मगर इस दफ़ा उसने कोई बैक चैनल अभी तक नहीं खोला है, जिसके चलते चिंताएं बढ़ी हुई हैं।
इन्हीं चिंताओं के बीच यूएस आर्मी के जनरल माइकल कुरेला इजराइल पहुंच गए हैं। कुरेला यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम को लीड करते हैं और वो संभावित हमले का काउंटर प्लान तैयार करने में इजराइल की मदद कर रहे हैं। इजराइल में क्या चल रहा है? 4 अगस्त की रात प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योआव गलांत और फौज के सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग की और फिर कहा कि ईरान हमें 7 तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, मगर हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। आप सुन लीजिए। רק הגברת הלחץ הצבאי על אויבינו השפלים, מרצחי החמאס, תקדם את מטרות המלחמה. איראן ועושי דברה מבקשים להקיף אותנו בטבעת חנק של טרור ב7 חזיתות. התוקפנות הגלויה שלהם אינה יודעת שובע, אבל לא אלמן ישראל. אנו נחושים לעמוד מולם בכל חזית, בכל זירה, רחוקה כקרובה. כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, לא ינקה מאחריות, הוא ישלם מחיר כבד מאוד. मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है? अमेरिका, फ्रांस, तुर्की समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा है कि जिस भी फ्लाइट में टिकट मिले उससे बाहर निकल आइए। 5 अगस्त को जॉर्डन के विदेश मंत्री इमान सफादी ईरान पहुंचे। पिछले 10 वर्षों में जॉर्डन का कोई विदेश मंत्री पहली बार ईरान गया है। सफादी ने कहा कि वो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से चिंतित हैं। दरअसल जॉर्डन इजराइल की पूर्वी सीमा से लगा है और अगर ईरान इजराइल पर कोई भी हवाई हमला करता है तो ये उसके एयर स्पेस से होकर गुजर सकता है। अप्रैल 2024 के हमले में जॉर्डन ने उन्हें इंटरसेप्ट करने में मदद भी की थी। आज की दुनियादारी में बस इतनी जानकारी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।